हेलो एवरीवन, आज फिर से आप लोगों को चंदन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं मैट्रिक चैप्टर का पार्ट 4। चलिए आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। वन में है 4 3 x 5 इक्वल टू वाई जेड 1 5। टू में है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। और 3 में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू है 9 5 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है। तो हमको दो मैट्रिक्स इक्वल देखकर कुछ याद आता है कि हमने बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर सेम होनी चाहिए, पहला कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। क्या है कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स वाई इक्वल कब होगा? तो पहला कंडीशन था कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब कि इसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। यहां पे दिया हुआ है कि 4 3 x 5 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पहले से यहाँ पे इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर सेम होगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाइज कर रहा है, ऑर्डर सेम है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइज है। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट भी तो बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम प्रत्येक एलिमेंट को बराबर करते हैं। 4y बराबर करेंगे y को और 3 बराबर करेंगे z को और x इक्वल टू बराबर करेंगे 1 को। अब 5 इक्वल टू 5 तो है ही है। तो यहाँ से हम इंप्लाइज करेंगे y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो सीधा सीधी क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन को फॉलो कराना होगा। पहला कंडीशन है कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 का ए मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ए भी होगा। ठीक है, और दूसरा का कंडीशन है कि इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर किए, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर किए, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर किए। सीधा से सिंपल भाषा में कहेंगे तो जहाँ पे देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देंगे। सिंपल सी भाषा में यही है कि जहाँ पे देखेंगे कि मैट्रिक्स एक दूसरे का इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर कर दिए। तो इसके अनुसार हमने यहाँ पे बराबर किया, यहाँ पे बराबर किया, यहाँ पे बराबर किया, तो मेरा ए वैल्यू निकल कर आया, एक्स का वैल्यू निकला, वाई का वैल्यू निकला, जेड का वैल्यू निकला। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना था तो मेरा एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकल गया। 2 में बोल रहा है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8, यही ना बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स तो पहले से इक्वल दे रखा है। जब मैट्रिक्स पहले से इक्वल दे रखा है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि यह मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा। तो 2 क्रॉस 2 का यह मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स यह भी हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया।
तो दूसरे का कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि ए एलिमेंट इसके बराबर होगा, x प्लस वाई के 6 के बराबर कर दिया और 5 प्लस जेड को 5 के बराबर कर दिया और x को एक्स वाई के बराबर कर दिया 8 के। ठीक है, तो ए इस मैट्रिक्स का एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर हो गया। ठीक है, ए बराबर हो गया इसके, ए बराबर हो गया इसके, और ए बराबर है ये है इसके और ए बराबर हो गया इसके। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा से सिंपल भाषा में हम देख रहे हैं कि जब मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर ये हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर ये हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर ये हो गया, और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो इसको इम्प्लाइज करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या आएगा, 8y(x) आ जाएगा। ठीक है, 8y(x) आएगा और 8y(x) को हम इस मैट्रिक्स में डालते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 8y(x) प्लस सॉरी यहाँ पे x प्लस 8y(x) इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x² प्लस 8 इक्वल टू 6x। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इसमें से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू मतलब माइनस 4 लिया हमने, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 2 निकला और x बराबर क्या निकला, 4 निकला। ठीक है, x बराबर 4 निकला। तो और यहाँ से हमने z का वैल्यू निकाल दिया, तो z का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब वेन x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा। जब x इक्वल टू यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, देन y इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, अब वेन हम जब x इक्वल टू क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो देन y इक्वल टू क्या आएगा, जब x इक्वल टू 4 रखे हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर निकला, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा का मेरा आंसर हो गया x इक्वल टू 2, जब वेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू तो 0 है ये। और हम देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर में इसको इरेज करते हैं। 3 नंबर में भी सेम बात है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 7 है, यही ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 9 है, तो हम पहले करते हैं x प्लस जेड। तो x प्लस जेड कर लिए और y को यहाँ पे छोड़ दिए, इक्वल टू 9 किए। x प्लस जेड का वैल्यू देख रहे हैं 5 है, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 कर दिए, y इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जब y इक्वल टू 4 हो गया तो यहाँ से इम्प्लाइज करके z इक्वल टू निकाल सकते हैं। 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, और क्या है, z इक्वल टू हो जाएगा 9 नहीं होगा, यहाँ से z इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो 4 मतलब कि z इक्वल टू 3 आएगा। z इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। जब z इक्वल टू 3 निकल गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कि y का वैल्यू मेरा 4 है और z का वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x प्लस y का वैल्यू यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे और z का वैल्यू 3 पुट करेंगे, इक्वल टू 9 लिखेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 आ गया। तो इस प्रकार से मेरा निकला, x का वैल्यू 2 निकल गया,
y का वैल्यू 4 निकल गया और z का वैल्यू y का वैल्यू 4 निकला और z का वैल्यू 3 निकला। तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया। इन सारी मान पर देखेंगे तो ये सब मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हम देखते हैं कि मतलब कि चेक करके देख रहे हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, y का वैल्यू और 4 रखेंगे, z का वैल्यू रखेंगे 3, तो सब तीनों का ऐड करेंगे तो 9 पूछ रहा है। इसमें भी अगर x z को ऐड करेंगे, x और z को ऐड करेंगे तो 5 पूरेगा, और y और z को पुट करेंगे, y और z को पुट करेंगे तो 7 पूरेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन हो सभी को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। बोल रहा है जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से ए बी सी और डी का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि एक दूसरे को इक्वल है। हम जानते हैं कि जब 2 मैट्रिक्स इक्वल रहता है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, मतलब कि ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। जब 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होता है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम है। और दूसरा कंडीशन रहता है कि एक मतलब कि इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब कि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरा का कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, कब, जब ये इक्वल होगा तब। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वल पहले से दे रखा है तो पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम पहला कंडीशन सेटिस्फाई करा दिए, दूसरा का कंडीशन देखते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, और 2a प्लस सी इक्वल टू 5 होगा, और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 होगा। सिंपल भाषा में क्या है तो इसको हम कह सकते हैं कि जब 2 मैट्रिक्स एक दूसरे को इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। जब 2 मैट्रिक्स एक दूसरे को इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो गया, मतलब इस मैट्रिक्स का ए एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के ए एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होगा। तो हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम निकालते हैं 2a इक्वल टू क्या निकलेगा, b निकल गया। ठीक है, 2a इक्वल टू b निकला, और इसको हम b का वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, 1 में। b का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, a माइनस b का वैल्यू कितना आया था, 2a इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या होगा, -1 होगा। यहाँ से हम इसको करेंगे दिस सिंपलाइज, क्या होगा, -a इक्वल टू क्या आएगा, -1। दिस सिंपलाइज a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से a इक्वल टू 1 निकला तो यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा, दिस सिंपलाइज b इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2 × 1 इक्वल टू 2। दिस सिंपलाइज b इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो a इक्वल टू जब 1 आ गया तो यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं। c का एक वैल्यू होगा 5 माइनस 2 × a इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2 × 1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 3। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू कितना आ गया, 3। 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। जब मेरा a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू क्या होगा, 13 माइनस 3c। तो 13 माइनस 3 × c का वैल्यू क्या निकला था, 3। तो 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 आ गया। तो इस प्रकार से मेरा d का वैल्यू क्या निकल गया, 4 आ गया। तो मेरा a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया, c का भी वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो यदि एक दूसरे के बराबर दे दिया है, मतलब इक्वलिटी जब इक्वल दे दिया है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट a माइनस बी इक्वल टू कर दिया -1 और 2a प्लस सी इक्वल टू 5 कर दिया, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 कर दिया, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 कर दिया। और इन सारी को सोल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से मैंने किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमको a इक्वल टू, सॉरी क्या नहीं लिखा रहा है, a इक्वल टू दिया हुआ है a i j m क्रॉस n इज a स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बोलता है इफ, कब कब होगा भाई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नंबर 1 में बोल रहा है कि m ग्रेटर देन n हो, नंबर 2 में बोल रहा है कि m लेस देन n हो, नंबर 3 में बोल रहा है, c में बोल रहा है कि m इक्वल टू n हो, और नंबर 4 में बोल रहा है कि नॉन ऑफ दीज हो, नॉन ऑफ दीज हो, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि a इक्वल टू a i j m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m ग्रेटर देन n, m लेस देन n और m इक्वल टू n, डी में नॉन ऑफ दिस। कहता है कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कब, जब m ग्रेटर देन n होगा तब, या m लेस देन n होगा तब, या m इक्वल टू n होगा तब, और या नॉन ऑफ दिस होगा। तो भाई हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि यदि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल सी भाषा था कि यदि नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो होगा ही नहीं, चूंकि नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, ये भी नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं सी होगा, तो इस प्रकार से मेरा इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। डी नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर ही हो गया। अब हम फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4। ए में दिया x = -1/3 y = 7 और b में नॉट पॉसिबल टू फाइंड, और सी में दिया y = 7 x = -2/3 और x = -1/3 y = -2/3। बोलता है कि x और y के किस मान के लिए, x और y के किस मान के लिए ए मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को ए एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में डालेंगे और देखेंगे कि किस कि एक्स और वाई के किस मान के लिए यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स बराबर हो रहा है। फिर उसी प्रकार से सी का वैल्यू इस दोनों में डालेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि यह दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं। फिर डी का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं ना, वो डी के वैल्यू भी इसमें डालेंगे और इसमें एक्स का डी में जो एक्स बराबर -1/3 है और वाई = -2/3 है, ये दोनों का एक्स और वाई का वैल्यू इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में डालेंगे और देखते हैं कि इन तीनों में से किस एक्स और वाई के मान के लिए ये जो मैट्रिक्स जो है इक्वल हो रहा है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अपाना में जब हम x का मान इसमें पुट करते हैं तो x का जब हम मान इसमें पुट करेंगे तो 3 से क्या होगा, 3 कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 + 7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। और a तो 5 है, ठीक है, और y का मान पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे s = -1/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कि 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0, y का वैल्यू जो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 8 हुआ और ये 4 हुआ, ए मैट्रिक्स बना। एक के लिए ए मैट्रिक्स बना। और जब हम बी में पुट करते हैं, बी के अंदर नॉट पॉसिबल टू फाइंड हटा दीजिए, सी का हम देखते हैं।
सी में क्या है, वाई वैल्यू 7 है और एस का वैल्यू -2/3 है। तो एस का वैल्यू जो -2/3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा, +7 कितना होगा, +7 मतलब कि +7 तो 7 + 2 क्या 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है 5 है और 7 y = 7 है तो ये 7 + 1 8 हो जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू -2/3 पुट करेंगे, -2/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो 5 आ जाएगा और 8 है और 4 है, ठीक है। और सी में क्या है, डी में देख रहे हैं, डी में x = -1/3 पुट करेंगे तो -1 + 7 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 है ही। और y का वैल्यू जब हम -2/3 रखेंगे, -2/3 y का वैल्यू -2/3 और यहीं पे लिखो ना y का वैल्यू -2/3 और प्लस कितना 1 तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया, क्या होगा 1/3 आ जाएगा, 1/3, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 -x मतलब कि ऐसे कट जाएगा, मतलब कि 2 - 3 इंटू एक्स का वैल्यू -2/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 प्लस हो जाएगा, मतलब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब कि 4 आया। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे। तो हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि यदि रो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं यह तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहला तो सेटिस्फाई है और दूसरा क्या कहता है कि मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, दूसरा क्या कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है नहीं है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है नहीं है। अगर इस दोनों मैट्रिक्स में एक भी फेल कर रहा है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर नहीं हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब ए बराबर नहीं है, ए बराबर है, ए बराबर है, लेकिन ए बराबर नहीं है, दो तो फेल कर रहा है, दो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इक्वल नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि यहाँ पे भी देख रहे हैं इक्वल के लिए 2x2 का मैट्रिक्स तो है, यहाँ भी 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब कि सेम रो है, मतलब कि सेम रूल यहाँ पे फॉलो है, मतलब सेम ऑर्डर है। ए में भी 2x2 का है तो ए भी 2x2 का है, मतलब दोनों में सेम सेम बात हो रहा है, मतलब सेम ऑर्डर का ए भी है, सेम ऑर्डर का ए भी है। बात रही अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ये देख रहे हैं इसके बराबर है, बिल्कुल है। ये देख रहे हैं इसके बराबर है, ये देख रहे हैं इसके बराबर है, मतलब कि 3 एलिमेंट तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यह मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब है क्या कि सी भी मेरा रॉन्ग है। बात रहे डी की, तो डी के लिए मेरा ए मैट्रिक्स बना 6 5 1 3 4 और एक और बचा हुआ है 0 है, y का वैल्यू मैंने -2/3 रखा था, -2/3 और -2 तो क्या होगा 3 दूना 6, मतलब कि 3 2 जा 6, 6 -6 -2 तो -8 -8/3 आएगा ना, माइनस क्या रखे थे यहाँ पे y का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू रखे थे -2/3 और -2 तो 3 2 जा -6 और -2 -8/3 तो क्या है -8/3 है, -8/3 और इसमें आएगा 8 है ये और 4 है ये। अब देखो भाई इसमें देख रहे हैं कि यह भी तो 2x2 का मैट्रिक्स है, ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि सेम ऑर्डर का ए भी है दोनों, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है एक दूसरे का सेम ऑर्डर का है, मतलब कि सेम ऑर्डर का है। और दूसरा बात है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका बराबर तो नहीं है, ए भी इसका बराबर नहीं है, ए भी इसका बराबर नहीं है, ए इसका बराबर, मतलब कि एक एलिमेंट बराबर है, बाकी सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फेल कर रहा है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फेल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये भी
मतलब एक्स इसमें भी एक्स और वाई के मान के लिए मैट्रिक्स जो है बराबर नहीं होगा, तो ये भी फेल होगा, मतलब कि ये भी खत्म हो गया। तो मेरा जब ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, तो बचा ये कि इसका मतलब बी है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब कि फाइंड नहीं हो सकता है यहाँ पे इस एक्स और वाई के मान के लिए ये मैट्रिक्स जो है एक दूसरे को इक्वल नहीं हो सकता है। तो आज का क्लास बस इतना ही, मैंने ये सारे क्वेश्चन जो था बता दिए। अब अगला टॉपिक में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लेकर आएंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ETC की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।